सुमेर और भैरव ने छत पर बंधी सारी रस्सियां खोली और उन्हें आपस में जोड़ने लगे। भैरव ने रस्सी बांधते हुए कहा, सुमेर रस्सी के सहारे नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है, हम पकड़े जा सकते हैं। सुमेर रस्सियों को कसकर बांधते हुए बोला, रस्सी के सहारे उतरे तो जरूर पकड़े जाएंगे, पर हम रस्सी से नीचे नहीं जाएंगे। हम बस रस्सी नीचे लटकाएंगे ताकि उन लोगों को लगे कि हम रस्सी से नीचे उतरे हैं। भैरव ने हैरानी से पूछा, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? सुमेर ने रस्सी से उतरे कपड़ों में से उसे एक जोड़ा उठाकर दिया और बोला, पहनने से। भैरव मुस्कुराने लगा। उसने जल्दी से जोड़ा लिया और उसे पहनने लगा। सुमेर ने भी एक जोड़ा उठाकर पहना और फिर अपने चेहरे पर घूंघट डालकर छत से नीचे देखने लगा। नीचे भानु के कुछ आदमी पहरा दे रहे थे। दोनों उनके जाने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें नीचे कोई नजर नहीं आया तो सुमेर ने रस्सी नीचे फेंकी और छत के दरवाजे से हवेली में आ गए। सुमेर आहिस्ता से भैरव से बोला, यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं, इसलिए घूंघट अपने चेहरे से मत हटाना और लड़कियों वाली चाल ही चलना। भैरव, कुछ देर में वो रस्सी देखकर हमें ढूंढना शुरू कर देंगे और मौका देखकर हम इस हवेली से निकल जाएंगे। भैरव अपना पल्लू संभाल कर बोला, ठीक है, पर हम दोनों को साथ नहीं चलना चाहिए। मैं आगे जाता हूँ, तू मेरे पीछे आ। अगर कोई खतरा नजर आया तो मैं तुझे इशारा कर दूंगा। ठीक है, चल। दोनों ने एक एक कपड़ा उठाया और अलग अलग जगह पर सफाई करते हुए नीचे उतरने लगे। हवेली के अंदर भी बहुत से आदमी पहरा दे रहे थे, पर लहंगा चोली पहनने की वजह से किसी को उन पर शक नहीं हुआ। तभी हवेली के बाहर पहरा दे रहे एक आदमी की नजर रस्सी पर पड़ी। वो रस्सी के पास आकर बोला, कहीं ये दोनों भाग तो नहीं गए? उसने अपने साथियों को पुकारना शुरू किया, खरिया, सतीश, जल्दी आओ, लगता है वो दोनों भाग गए। उसकी आवाज सुनते ही सब भागते हुए उसके पास आ पहुंचे और सबने रस्सी की ओर देखा तो वो आदमी फिर से बोला, लगता है दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं। ये सुनकर दूसरा आदमी भी बोला, पर इतने सख्त पहरे से भागना नामुमकिन है। मैं गोडाउन में देखकर आता हूँ, तब तक तुम हवेली में हर तरफ उन्हें ढूंढना शुरू करो। सब उन्हें ढूंढने लगे तो मौका देखकर भैरव और सुमेर नीचे आ गए। हवेली में उन्हें ढूंढने के लिए भागदौड़ मच चुकी थी। तभी जग्गू ने हरिया को बहुत जोर से थप्पड़ मारा और बोला, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो तुम लोग? हवेली से कैसे भाग गए वो दोनों? हरिया डरते हुए बोला, गोडाउन में तो अभी भी ताला ही लगा हुआ है, शायद वो दोनों खिड़की से ऊपर छत पर पहुंच गए और फिर रस्सियों से नीचे उतरकर भाग निकले। जाकर ढूंढो उन्हें, वरना ठाकुर साहब हम सबको गोली मार देंगे। जाओ। जग्गू के गुस्से में चीखते ही सब सुमेर और भैरव को ढूंढने लगे, पर सुमेर और भैरव दोनों मौका पाकर हवेली से बाहर आ गए। वो दोनों हवेली के मेन गेट की ओर भागने लगे, पर तभी सतीश की नजर उन दोनों पर पड़ी और वो जोर से चीखा, पकड़ो उन्हें, औरत का भेष बनाकर भाग रहे हैं। इतना सुनते ही सब हथियार लेकर दोनों के पीछे भागे। सुमेर और भैरव ने भागते हुए औरतों के पहने कपड़े उतारे और तेजी से दौड़ने लगे। दोनों भागकर अपनी जीप के पास पहुंचे, पर ठाकुर के आदमियों ने सुमेर की जीप पहले ही जला दी थी। ये देखकर भैरव ने सुमेर का हाथ पकड़ा और बोला, चल भाग यहाँ से सुमेर, चल। दोनों फिर से भागने लगे, पर भानु के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। सबने मिलकर दोनों पर हमला कर दिया। दोनों सबसे अकेले ही लड़ने लगे। तभी एक जीप वहां आकर रुकी और उसमें से वीर और कुछ आदमी अपना चेहरा छिपाए सुमेर और भैरव की मदद के लिए आ गए। सुमेर समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन उनकी मदद कर रहा है। सारे आदमियों को मारने के बाद वीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जीप की ओर ले जाते हुए बोला, चल सुमेर, निकल यहाँ से, भैरव जल्दी कर। सब जीप में बैठे और वहां से निकल गए। सुमेर ने वीर के चेहरे से कपड़ा हटाया और हैरान हो गया। वो गुस्से में बोला, पहले भानु के साथ मिलकर हमें पकड़वाया और अब मदद कर रहे हो, मकसद क्या है तुम्हारा? वीर गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, देख सुमेर, मैं मानता हूँ विक्रांत ने प्रीति और काकासा को धोखा दिया है, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे प्रीति को उस कमीने भानु से बचाने में तेरी मदद की जरूरत है, इसलिए उसने हमें तुझे भानु की हवेली से निकालने के लिए भेजा है। पर इससे पहले कि हम तेरी मदद के लिए हवेली पहुंचते, तुम हमें रास्ते में ही नजर आ गए और हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए। ये सुनकर सुमेर गुस्से में भड़का, झूठ मत बोल वीर, विक्रांत इतनी आसानी से बदलने वालों में से नहीं है। उसने खुद उस भानु के साथ मिलकर अपने ही काकासा को किडनैप करवाया। अपनी एकलौती बहन की शादी ऐसे आदमी से करवा रहा है जो 2 बच्चों का बाप है। ऐसे आदमी पर मैं भरोसा कैसे कर लूं? वीर अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखकर बोला, जानता हूं तुझे भरोसा नहीं होगा,
पर सच यही है कि विक्रांत अब बदल गया है। जब उसे पता चला कि जिस दौलत को पाने के लिए उसने ये सब किया है वो तो काकासा उसे पहले ही दे चुके हैं। यकीन कर सुमेर, वो बहुत पछता रहा है और अपनी जान देकर भी उस आदमी से अपनी बहन को बचाना चाहता है, पर वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। ठाकुर भानु प्रताप को धोखा देने का क्या नतीजा हो सकता है ये तू भी अच्छे से जानता है, इसलिए हमें कुछ भी करके प्रीति को वहां से निकालना होगा और ये काम सिर्फ तू कर सकता है। ये सब सुनकर सुमेर भैरव का मुंह देखने लगा, तो भैरव भी बोला, मुझे लगता है कि वीर सच कह रहा है। विक्रांत के दिल में प्रीति के लिए प्यार तो है, अगर नहीं होता तो वो अपनी बहन की खातिर अपने दुश्मन के घर कूलर लेने कभी नहीं आता। सुमेर 2 पल के लिए सोच में पड़ गया, तो वीर फिर से बोला, देख भाई, प्रीति मेरी भी बहन की तरह है। उसे बचाने के लिए हमारे सारे आदमी अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार है, पर हम गांव में खून खराबा नहीं चाहते। लेकिन प्रीति के विधवा होने और सारी रात उस शहरी बाबू के साथ रहने की वजह से अगर हमने या प्रीति ने इस शादी से इनकार किया तो भानु पंचायत की मदद लेगा, और उसने जो नाटक पंचायत के सामने पहले ही कर दिया है, उसके बाद पंचायत जबरदस्ती प्रीति की शादी उससे करवा देगी। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रीति को गांव से भगाकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। ये सुनकर सुमेर ने पूछा, काकासा कहाँ है? हॉस्पिटल में है, पर बिल्कुल ठीक है। तुझे छुड़ाने के बाद हमें काकासा को हॉस्पिटल से गांव लेकर जाना है। गांव वालों के सामने वो भानु उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सुमेर कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है, अगर बात प्रीति और काकासा की है तो मैं विक्रांत की मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ओर भानु बारात लेकर गांव पहुंचे। ढोल धमाकों की आवाज हर जगह सुनाई दे रही थी। उनके ज्यादातर आदमी शराब पीकर झूम रहे थे। विक्रांत ने बाहर आकर बारात का स्वागत किया और भानु को घोड़े से उतारकर गले लगाया। केसर भी सुमित्रा और बाकी औरतों का स्वागत करने लगी। फिर विक्रांत ने भानु को स्टेज पर बैठाया और बोला, जयमाला का मुहूर्त होते ही प्रीति आ जाएगी, तब तक आप बैठिए और जलपान कीजिए। आपके मनोरंजन के लिए एक नाचने वाली को बुलाया है। इतना कहकर विक्रांत ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो वो नाचने वाली को ले आया। नाचने वाली सारे गांव वालों के सामने घूंघट डाले आई और विक्रांत के इशारा करते ही उस लड़की ने नाचना शुरू कर दिया। उसका नाच देखकर भानु के सारे आदमी झूमने लगे। खुद भानु भी सबके साथ शराब पीकर नाच रहे थे। मौका पाकर विक्रांत उस कमरे में आया जहां प्रीति दुल्हन बनी बैठी हुई थी। पारो भी उदास सी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। विक्रांत ने आते ही प्रीति को उठाया और बोला, तेरा जो भी जरूरी सामान है प्रीति, वो फटाफट ले और निकल यहाँ से। प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी तो विक्रांत फिर से बोला, जल्दी कर प्रीति, यहाँ से निकलने का यही सही समय है। भानु के सारे आदमी नशे में झूम रहे हैं, तू आसानी से यहाँ से निकल जाएंगी। सुमेर जीप लिए पीछे तेरा इंतजार कर रहा है, वो तुझे भानु की पहुंच से बहुत दूर ले जाएगा। तू अपनी पढ़ाई के सारे कागज और गहने भी साथ ले ले, जल्दी कर, वक्त नहीं है हमारे पास। प्रीति को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस विक्रांत को एकटक देखे जा रही थी। विक्रांत फिर से बोला, प्रीति जल्दी कर, वरमाला के लिए तुझे बुलाए उसके पहले तुझे यहाँ से निकलना है। इतना कहकर विक्रांत ने प्रीति का बैग उठाया और पारो को देते हुए बोला, ये ले, इसमें फटाफट से प्रीति का सामान डाल। प्रीति ने हैरानी से पूछा, पर भाई साहब, ठाकुर साहब ने हमारी इतनी मदद की है, आपको जेल से छुड़ाया उन्होंने, और बाबा साहब को किडनैपरों से बचाने के लिए इतनी बड़ी रकम भी दी। इतना कुछ करने के बाद अगर मैं उन्हें धोखा दूंगी तो ये तो गलत होगा ना। विक्रांत गुस्से में बोला, कुछ नहीं किया उसने, ये सब उसका ही खेल था और काकासा को भी उसने ही किडनैप करवाया था। विक्रांत के इतना कहते ही प्रीति की आंखें खुली की खुली रह गई। विक्रांत 2000 के नोटों की 5 गड्ढे उसके बैग में डालते हुए फिर से बोला, ठाकुर साहब अच्छे इंसान नहीं है प्रीति, 2 बच्चे हैं उसके, और उसने एक कोठे वाली के लिए खुद अपनी ही पत्नी को छत पर ले जाकर धक्का मार दिया था। मैं अपनी बहन की शादी उस राक्षस से कभी नहीं कर सकता जो पहले ही मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा चुका हो। ये सुनकर प्रीति विक्रांत की ओर देखकर बोली, पर भाई साहब, ये सब तो आप पहले से ही जानते थे और आपने उनके हर काम में उनका साथ भी दिया है, यहाँ तक कि बाबासा को उनके साथ मिलकर किडनैप भी किया, तो फिर आप आज मुझे ठाकुर साहब से क्यों बचाना चाहते हैं? प्रीति के इतना पूछते ही विक्रांत हक्का बक्का रह गया, पर फिर उसने खुद को संभाला और बोला, जानता हूँ प्रीति की मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। काकासा कहीं अपना सब कुछ तुझे ना दे दे,
बस इस डर से मेरे मन में काकासा का सब कुछ पाने की लालसा ने जन्म ले लिया था और मैंने ठाकुर साहब की बातों में आकर ये सब कर दिया। पर मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुझे मुझसे जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, पर इस वक्त यहाँ से जा और अपनी जिंदगी बचा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी केसर और बसंत भी वहां आ गए। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बचपन वाले भाई सा मुझे वापस मिल गए हो। इतना कहकर प्रीति विक्रांत के सीने से लगकर रोने लगी। विक्रांत को भी रोना आ गया। तभी वीर वहां आकर बोला, विक्रांत जल्दी कर, अभी सबका ध्यान उस नचनिया के नाच पर है और सब शराब पीकर टुन है। पीछे सुमेर इसका गाड़ी में इंतजार कर रहा है, फटाफट से यहाँ से निकाल। तब तक मैं और हमारे बाकी आदमी बाहर नजर रखते हैं। विक्रांत ने सिर हिला दिया तो वीर वहां से चला गया। उसके जाते ही विक्रांत पारो की ओर देखकर बोला, पारो जल्दी कर, वक्त नहीं है हमारे पास। तभी केसर एक पोटली लेकर आई और पारो को देते हुए बोली, पारो ये गहने भी प्रीति के बैग में डाल दे, उसे इनकी जरूरत पड़ सकती है। ये सुनकर प्रीति का रोना और बढ़ गया और वो बोली, भाई साहब मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर मैं आप सबको यूं मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकती। आज अगर मैं चली गई तो ठाकुर साहब मेरा बदला आप सबसे लेंगे। मैं अपने लिए आप सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। ये सुनकर विक्रांत ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोला, तू हमारी फिक्र मत कर, मैं और मेरे आदमी सबसे निपट लेंगे। काकासा और काकीसा की जिम्मेदारी तूने मुझे सौंपी है ना, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मेरे जीते जी ठाकुर साहब उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मैंने उन्हें हॉस्पिटल से निकालकर पहले ही एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। बस तू यहाँ से निकल जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रीति तुरंत बोली, नहीं भाई साहब, मेरे भागने से यहाँ गांव में खून खराबा होगा, ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जानें जाएंगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। उसकी बातें सुनकर विक्रांत गुस्से में बोला, प्रीति मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरे यहाँ से जाने के बाद मैं ठाकुर साहब से कह दूंगा कि तू भाग गई है और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम भी उनके साथ मिलकर तुझे ढूंढने का नाटक करेंगे और बात संभल जाएगी। सुमेर तुझे स्टेशन छोड़ आएगा, बस तू यहाँ से कहीं दूर निकल जा। केसर भी आगे आकर बोली, विक्रांत ठीक कह रहा है लाड़ो, तू चली जा यहाँ से। गांव वालों के होते हुए ठाकुर साहब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तू चली जा बेटा। विक्रांत ने प्रीति को एक फोन दिया और बोला, ये अपने पास रख, इसमें सिम कार्ड भी है, इससे हमें तेरी खबर मिलती रहेगी, पर तू मुझे भूलकर भी फोन मत करना। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं खुद तुझे फोन करूंगा, चल जल्दी कर। प्रीति ने जल्दी से अपनी फाइल बैग में डाली और बैग टान कर जाने लगी तो विक्रांत बोला, एक मिनट रुक। उसने पलंग पर रखा कंबल उसे उड़ाया और बोला, चल मैं तुझे सुमेर के पास छोड़ आता हूँ। प्रीति ने पहले केसर को और फिर पारो को गले लगाया और फिर विक्रांत के साथ चली गई। पीछे के रास्ते से विक्रांत उसे सुमेर की जीप के पास ले जाने लगा। सुमेर ने उन्हें देखते ही जल्दी आने का इशारा किया तो दोनों दौड़ते हुए जीप के पास पहुंचे। विक्रांत ने प्रीति को जीप में बैठाया और सुमेर से बोला, सुमेर इसका ध्यान रखना और सही सलामत इसे शहर जाने वाली ट्रेन में बैठा देना। नहीं विक्रांत, मैं प्रीति को अकेले नहीं छोड़ूंगा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मैं शहर में भी इसके साथ ही रहूंगा। सुमेर के इतना कहते ही विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, तूने मेरी फिक्र और कम कर दी, थैंक यू। चलो अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। भाई साहब मैं जाने से पहले माँ और बाबासा से मिलना चाहती हूँ। तभी प्रीति बोली। विक्रांत कुछ पल सोचकर सुमेर से बोला, सुमेर जाने से पहले इसे एक बार काकासा और काकीसा से मिलवा देना, पर किसी को कुछ पता ना चले। सुमेर स्टीयरिंग पर हाथ रखकर बोला, तू चिंता मत कर विक्रांत, मैं इसे काकासा से मिलवा दूंगा, पर हमारे मिलने के बाद तू काकासा को फिर से हॉस्पिटल पहुंचा दे, क्योंकि प्रीति के जाने के बाद ठाकुर साहब तेरी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। वो तुझ पर शक जरूर करेंगे और सबसे पहले काकासा को देखने हॉस्पिटल जाएंगे, और अगर उन्हें काकासा वहां नहीं मिले तो उन्हें तुझ पर शक हो जाएगा। विक्रांत ने सिर हिला दिया। सुमेर फिर से बोला, तू अपना और सबका ध्यान रखना। मेरे सारे दोस्त भी भैरव के साथ मिलकर तेरी मदद करेंगे, और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना, मैं शहर से पुलिस ले आऊंगा। ठीक है, अब तू निकल, और एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन को एक खरोंच भी आई तो तुझे जान से मार दूंगा मैं, क्योंकि अभी हमारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है।
ये सुनकर सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी तुझसे अपनी बचपन की दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहता, पर प्रीति को कुछ नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मेरी जान की क्यों ना चली जाए। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, चल अब निकल यहाँ से। सुमेर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनके जाते ही विक्रांत फिर से बारात में शामिल हो गया। इधर सुमेर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए प्रीति से पूछा, प्रीति हम जाएंगे कहाँ? प्रीति ने कंबल अपने सिर से हटाया और बोली, हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी, तू यही रहेगा, क्योंकि भाईसा को तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। पर प्रीति तू अकेली कहाँ जाएगी? प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, मैं मुंबई जाऊंगी, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, वो वहाँ सेटल होने में मेरी मदद जरूर करेंगे। उनकी मदद से मेरा वहाँ के कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी। वो लोग मेरे रहने का इंतजाम भी कर देंगे। सुमेर मुस्कुराने लगा और प्रीति से बोला, विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए तूने उसे माफ करके बहुत अच्छा किया प्रीति। वो मुस्कुराते हुए बोली, सुमेर आज जब मैं बाबासा से मिलकर हॉस्पिटल से निकली तो मैंने हॉस्पिटल के बाहर भाईसा और ताईजी की बातें सुनी और मुझे सब कुछ पता चल गया। सच जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत गुस्सा भी आया मुझे, पर जब मैंने भाईसा की आंखों में पछतावा देखा तो मेरा सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। उसकी बातें सुनकर सुमेर बोला, पछतावा तो मैंने भी देखा उसकी आंखों में, इसलिए तो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। प्रीति उदास हो गई। सुमेर ठाकुर साहब मेरे जाने के बाद चुप नहीं रहेंगे, वो मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तू उसके बारे में सोचना बंद कर, विक्रांत और मैं उससे निपट लेंगे। वैसे मैंने गांव के लोगों को भी अपनी तरफ कर लिया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो सारे गांव वाले उस भानु को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। सुमेर की बातें सुनकर भी प्रीति की चिंता कम नहीं हुई और वो अपने परिवार के बारे में सोचकर रोने लगी। लेखिका